हम बात कर रहे थे साइफर के हवाले से, उसकी मुबैना जो ट्रांसक्रिप्ट सामने आई है उसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हबीब साहब, अब इस मामले के अंदर मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या जिस तरह ये साइफर गुम गया था एलिजिडली, या जिस तरह खान साहब ने कहा था, ये कानूनी तौर पे, अतर साहब भी ब्रेक से पहले कह रहे थे, कानूनी तौर पे उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? देखिए, जो गुमी हुई चीज है वो तो किसी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती। चोरी शुदा चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। गुमी हुई चीज के बारे में क्या प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं? तो जाहिर है एक शख्स कह रहा है गुम गई है, तो बस इसकी तफ्तीश ही हो सकती है कि गुमा है। गुमने का मतलब यह है कि हो सकता है वहीं कहीं पड़ा हो। घर में कई दफा चीजें गुम जाती हैं, कहीं और रास्ते में गुम जाती हैं, दफ्तर में गुम जाती हैं। यानी किसी चीज का ना होना इसका मतलब है गुम जाना। तो एक तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं तक रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खुद इस रिपोर्ट की बुनियाद पे अगर ये तासुर क्रिएट हो रहा है कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक दफा फिर रगड़ा लगाना है, तो वो अपनी जगह, लेकिन खुद इसके अंदर कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास कॉपी जो मौजूद है वो एक ऐसी है जिसके ऊपर नंबर लगा हुआ है, जिससे ट्रैक हो सकता है कि ये नंबर का ये कॉपी किस ऑफिस की है। ठीक है। तो और साथ ही फिर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो बात मेरा ख्याल है कि ये इसकी तफ्तीश की इस तरह कोई जरूरत नहीं है इससे बड़ी कि जनाब वो कॉपी कहाँ गई। और दूसरी बात है कि वो साइफर जो है वो तो एक कोडेड चीज होती है, वो पाकिस्तान का अपना है, दुनिया भर में अपने अपने मुल्कों ने अपने सफारती कोड रखे होते हैं। तो ये जो गालिबन जो जहां तक अब तक मुझे पता है वो ये है कि ये वो कॉपी है जो काबीना, यानी वो कॉपियां वजीर आजम के पास जो कॉपी थी वो कॉपियां थी जो काबीना में दी गई थी। ठीक है। तो यानी वो ओरिजिनल साइफर नहीं था, बल्कि साइफर को डिसाइफर करने के बाद उसका जो तर्जुमा बना था वो दिया गया था। और उसमें भी ज़ाहिर है कुछ मालूमात जो थी वो छुपा ली गई थी। असल साइफर तो उन लोगों को पता है जो उसका कमेटी का हिस्सा थे, जिन्होंने इस पे डिमार्च किया था। ठीक है, ठीक है। मैं अच्छा साहब, एक और डेवलपमेंट खान साहब के हवाले से आज ये भी हुई कि एक और केस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है। अलकादर ट्रस्ट वाले केस के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डल गई है। मजीद मुश्किल वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो अब गई, अब इस निगरान सेटअप के अंदर भी मजीद प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उनके लिए। देखिए, जो पिछला आपका क्वेश्चन था ना, जो आपने कहा कि क्या लीगली उनके लिए मुश्किल हो सकती है, वो इसी तनाजुर में मैंने कहा था। इस वक्त जो सूरत हाल है, लीगली कोई चीज़ भी उठेगी, अब वो मेरिट पे है या नहीं है, वो खान साहब के लिए लीगल मसाइल पैदा करेगी। आपने अलकादर ट्रस्ट का जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज उनकी हक दिफा की समाअत होनी थी, उनकी पटिशन की, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आज गालिबन कल उन्होंने कह दिया था मैं बीमार हूं, मैं शायद कल नहीं हूं, तबीयत उनकी नासाज है। इसी तरह दूसरे मामलात में भी डिले हो रहा है। तो खान साहब के लिए तो लीगली यकीनन मुश्किलात में मुझे इजाफा ही नजर आ रहा है। फिर उनकी जो अपनी लीगल टीम है, उनके साथ जो इंतजामिया का रवैया है, इंतजार हुसैन पंजोथा को बुला लिया गया, उनको 8 घंटे बैठाया गया, उनके जो दूसरे वकील हैं उनके खिलाफ अटक में FIR हो गई। नहीं, वो इंतजार साहब नहीं, नईम हैदर पंजोथा, नईम हैदर पंजोथा, वो दोनों पंजोथा ब्रदर्स हैं, तो वो कंफ्यूज हो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक नई आ गई है, तो हो जाता है वो आजकल तो वो जी बिल्कुल नईम हैदर पंजोथा साहब को बैठाई रखा गया। फिर दूसरे जो उनके मरवत साहब वकील हैं उन पे भी FIR हुई, और आज गालिबन बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात हुई, और उस वक्त भी वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। तो ये अगर वकला का उन तक एक्सेस आप डिनाई करेंगे, तो उसका बुनियादी मकसद क्या है कि जो लीगल उनके मसाइल हैं उसमें डिले पैदा करना। तो मुझे उनके लिए लीगली मजीद मसाइल पैदा होते हुए नजर। मैं थोड़ा सा फोकस जो है वो अब ये जो गवर्नमेंट जा चुकी है, जरा इसके ऊपर मैं लाना चाहूंगा। हबीब साहब, ये तकरीबन 1.25 साल से 1.5 साल का अप्रॉक्सीमेट टाइम पीरियड था जिसमें इस हुकूमत ने परफॉर्म किया। अब इसके बाद जाहिर बात है नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये अपने वोटर्स के पास जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, जब ये जाएंगे तो लोग इस 1.25 साल की 1.5 साल की परफॉर्मेंस पे इनको किस तरह रिसीव करेंगे? क्या एक्सेप्ट करेंगे कि जी हाँ जी, जिस तरह ये कहते हैं कि जनाब ये एक्चुअली खान साहब ने इतना काम खराब कर दिया हुआ था कि हम इतना ही कर सकते थे, वोटर इनका इस बात को एक्सेप्ट करेगा? जी, पाकिस्तान में हम समझते हैं कि वोटर जो है वो लॉजिक के बगैर बात करता है। वोटर के पास, और ड्यू टू डिजिटल मीडिया, ड्यू टू टेलीविजन, अखबारात, अब हर एक को पता है कि वो याद कराएगा कि जनाब 178 रुपये डॉलर था जब पिछली हुकूमत थी, इस डॉलर 300 के करीब है और राइजिंग है। उसके बाद ये पता करेगा कि पेट्रोल की प्राइस क्या थी। उसके बाद ये देखेगा कि मेरी जो लिक्विड इनकम थी वो तो हर गुजरते दिन के साथ कम होती चली जा रही है। और फिर पाकिस्तान की नेशनल आउटलुक है वो भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। और खुद ये हुकूमत आई तो इसने आगे बताया कि डिफॉल्ट के हम तो डिफॉल्ट करने वाले हैं, और खुद वजीर आजम जाते हुए भी ये बता रहे हैं कि हम बड़े बुरे हालात में हैं। तो
फिर आखिर इस सारा करने का फायदा क्या हुआ? मतलब ये तो एक नेचुरल सा सवाल है कि अच्छा 178 जो है वो 300 से ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं? मेरा ख्याल है ये आम हर शख्स को पता है। चीनी का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था, सब कुछ पता है। दूसरी बात ये है कि देखिए, आइंदा जो जब भी इलेक्शन होंगे तो पीएमएलएन ने कोई वोटों के जोर पे नहीं आना, इसने अपने ताल्लुकात के जोर पे आना है। अच्छा, ताल्लुकात, ये कौन से ताल्लुकात सर? ये किन ताल्लुकात की बात हो रही है सर? कि वोटर का और सियासतदान का जो रिश्ता होता है वो भी एक ताल्लुक ही होता है। तो वो कह रहे हैं उस बेसिस पे नहीं आना उन्होंने, ये कोई और ताल्लुकात है। ये तो हबीब साहब भी इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि कौन से ताल्लुकात की बात। बताइए हबीब साहब, कौन से ताल्लुकात हैं सर? जी बस मैं यहीं तक ही अर्ज कर सकता हूँ। ये हमारे आपस के आज ये वाले ताल्लुकात आप लोगों के नहीं है मेरे ख्याल में, शायद इसलिए आपको पता ही नहीं वो कौन सा ताल्लुकात है। नाज़रीन, ताल्लुकात के अंदर ब्रेक आ जाए, भी ब्रेक ले लेते हैं और आपके साथ जो ताल्लुक है उसमें ब्रेक डालते हैं। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हबीब साहब, मुझे ना ये निगरान वज़ीर आज़म के मामले के ऊपर ना सूरत हाल कुछ इस तरह लग रही है जैसे क्रिकेट के अंदर जो है वो पिच के ऊपर खेला तो जा रहा होता है, पूरा स्टेडियम जो है वो पिच की तरफ देख रहा होता है और तमाम फोकस बॉलिंग बैटिंग के ऊपर उधर ही होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे मामला जो है ना वो यूं करके अगर बैट्समैन कह देना और वो रिव्यू के लिए चला जाए तो पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो बत्तियों की तरफ चला जाता है कि रेड ऑन होगी या हरी ऑन होगी। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी तमाम तरफ फोकस पिच के बजाय जो है वो किसी और तरफ चला गया। ऐसा ही है सर? मैं सही एनालाइज कर रहा हूं इसको? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ये जो असेंबली बाकी बची थी, यानी वो 2018 की असेंबली जो मुंतखब हुई थी, ये वो असेंबली नहीं है, उसका मोतबा हिस्सा इसको छोड़ चुका है। ये एक मुर्दा जिस्म था जो तजहीज़ो तकफीन के लिए इंतजार कर रहा था और इस लाश कभी बगलों में बैसाखियां दे के, कभी नलकियां लगा के इसके नाक मुंह में, कभी मस्नूई तनफ्फुस के जरिए इसको जिंदा करने की कोशिश की गई, जो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने की, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान मद्दज़िल्लाहुल अली व दामत बरकातुहू ने की। अब जो कुछ इसके बावजूद बहरहाल ये एक मुर्दा और बेजान जिस्म है जिसकी तदफीन का ऐलान सदर मुमलिकत के हाथों हो गया है। अब इस मुर्दा और बेजान जिस्म से जितने भी जिस कागज पे इसके अंगूठे लगवाए जा सकते थे वो लगवा लिए गए हैं। बाकी तो जो कुछ हम देख रहे हैं खेल है और क्या है। ये मुर्दा जिस्म से अंगूठे लगवाना, मुझे कुछ और ही याद आ गया, पता नहीं आपका क्या मतलब था इस किस्म की बात करने का? वैसे एक अंगूठे लगवाने वाली बात का पता नहीं किसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है मेरे प्रोग्राम के अंदर। एक चीज में हबीब साहब कुछ कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं हबीब साहब? मैं वाज़े कर दूं कि आपने जब इस बात को हाईलाइट किया है तो मेरे ज़हन में कुछ रेफरेंसेस आए हैं, लेकिन और आपको आपके ताल्लुकात याद आ गए। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। शाहिद खाकान अब्बासी जो इसी मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारी तारीख की बदतरीन असेंबली है। इस वक्त मंसूर साहब, हकीकत ये है कि हमारी जो जमहूरियत है ना वो कोमा में है। कोमा में जमहूरियत हमारी कोमा में है, किसी को पसंद आए या ना आए। अब इसको रिवाइव किस तरह करना है, बहुत सारे लोगों पे, हम सब पे जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया।